नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलियाइक संप्रदाय के अंतिम दार्शनिक, तीसरे दार्शनिक जेनो के बारे में। जीनो परमानाइडीज का उत्तराधिकारी और वो दर्शन जगत में अपने कुशाग्र बुद्धि और तर्कों के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। सच तो यह है कि दर्शन में उसे जो भी स्थान मिला वो उसके तर्कों के प्रयोग के कारण। उसने कोई अपनी नवीन अवधारणा प्रस्तुत नहीं की, बल्कि पार्मेनाइड्स द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा को उसने पुष्ट किया। फिर भी तर्कों का जबरदस्त प्रयोग के कारण अरस्तु उसे तर्क शास्त्र का आविष्कार करता कहते। तो हीगेल मॉडर्न एक स्कॉलर है जर्मन। उन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी के भाग 1 में लिखा कि जीनो ही सही अर्थों में द्वंद्व न्याय का जनक है। वहीं से द्वंद्व न्याय डायलेक्टिक मेथड, जो डायलेक्टिक मेथड है, उसकी शुरुआत है। हम जीनो का प्रभाव स्पष्ट रूप से सुकरात और प्लेटो के तार्किक प्रणाली में देखने को मिलता है। हम देख सकते जीनो का जन्म इलिया में हुआ, जहां पर परमानाइडीज का जन्म हुआ था। ये परमानाइडीज से लगभग 25 वर्ष छोटे थे, तो लगभग 490 ईसा पूर्व के लगभग इनका जन्म हुआ। जीनो परमानाइडीज के शिष्य हैं, लेकिन वो एक बचपन से उन्होंने परमानाइडीज से पढ़ा नहीं, परमानाइडीज के संपर्क में नहीं आए। जब जीनो परमानाइडीज के संपर्क में आते हैं तो उस समय जीनो की उम्र तकरीबन 40 साल के लगभग थी। इस प्रौढ़ अवस्था में जीनो जब परमानाइडीज से मिलते हैं तो परमानाइडीज उनसे बड़े प्रभावित हुए। परमानाइडीज इस प्रतिभाशाली शिष्य को पाकर उन्हें न केवल अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, बल्कि वो अपने उसे दत्तक पुत्र भी बना लेते हैं। जीनो का प्रभाव भी राजनीति में परमानाइडीज की तरह से था और उसकी दखल बड़ी अच्छी थी। जीनो के बारे में कुछ उनके दुस्साहसी किस्सों के बारे में हीगल अपनी उसी किताब लेक्चर्स ऑन दी हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में लिखते हैं। उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि जीनो एक राज्य के विरुद्ध एक षड्यंत्र में, राज्य सत्ता के विरुद्ध एक षड्यंत्र में शामिल थे, और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनसे उनके अन्य साथी जो षड्यंत्र में शामिल थे उनका नाम जबरदस्ती न उगलवा लिया जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी जिह्वा ही काट कर फेंक दी। इतना ही नहीं, एक और घटना का जिक्र हिगेल करते हैं, जिसमें वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि एक बार राजा के कान में कुछ बात कहने के लिए जीनो उसके पास जाते हैं और उसका कान ही काट लेता है। हिगेल ऐसा लिखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी नाक काट लेते हैं। तो इस तरीके से वो बड़े दुस्साहसी व्यक्तित्व के मालिक हैं। तो जीनो का ये दुस्साहस उनके तर्क में भी दिखता है। जब परमानाइडीज के विचार, जो वो एक एब्सोल्यूट
बीइंग की बात कर रहे थे, एक निरपेक्ष सत्ता की बात कर रहे थे, और परिवर्तन को असत मानते हुए जो उनका बात थी, उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने तर्कों की बौछार सी कर दी। उन्होंने अनेकता को, परिवर्तन को मिथ्या सिद्ध करने के लिए तर्कों की बौछार कर दी। वो इसके लिए उनका मानना ये है कि जो अनेकता है, परिवर्तन है, परिवर्तन तभी दिखेगा, परिवर्तन तभी होगा जब अनेकता होगी। तो उन्होंने सबसे पहले अनेकता के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत। उससे पहले उन्होंने एक पैरामीटर बनाया, एक मापदंड बनाया। वो कहते हैं कि किसी भी सत, जो रियल चीज है, उसमें दो विरोधी गुण नहीं हो सकते। तो ये बात, ये तर्क का सिद्धांत पूरे चिंतन परंपरा में बाद तक स्वीकार्य रहा। अब ये सिद्धांत देने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और वो दिखाते हैं कि किस तरह से अनेकता में जो है विरोधी गुण अस्तित्वमान है। तो सबसे पहला अनेकता के विरुद्ध या अनेकता को असत्य सिद्ध करने के लिए, फॉल्स सिद्ध करने के लिए, अनरियल सिद्ध करने के लिए उन्होंने दो तर्क दिए। तो पहला तर्क ये है कि अनेकता में सूक्ष्मता और महानता दोनों। वो कहते हैं, ये बात समझ में आ रही है कि कोई भी चीज जो सत्य नहीं है उसमें कभी भी दो चीजें एक साथ पाई जा सकती हैं। जो सत्य है उसमें दो विरोधी चीजें एक साथ नहीं पाई जा सकती। तो कह रहे, अब वो ये दिखाएंगे अपने तर्कों में कि अनेकता में विरोधी चीजें पाई जा रही, और वो इसके लिए दो प्रकार के, भिन्न प्रकार के तर्क देते हैं। वैसे उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं, लेकिन दो मुख्य तर्क। तो पहला तर्क उनका ये है कि अनेकता में सूक्ष्मता है, और सूक्ष्मता का विरोधी गुण क्या है? महानता। महानता भी। वो कहते हैं कि सूक्ष्मता कैसे है, उसको सिद्ध करने के लिए वो कहते हैं कि अनेकता जो है वो इकाइयों से बनी होगी, उसमें यूनिट होंगे। और यूनिट क्या होता है? यूनिट जो है जिसे हम फर्दर डिवाइड ना कर पाए, जो अविभाज्य हो, जिसमें आयाम ना हो, तो जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर पाए, जिसमें आयाम ना हो। अतः जो अनेकता है वो ऐसी चीजों से बनी है जो माइक्रो है, सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म से बनी चीज भी सूक्ष्म होगी। जिस चीज से जो चीज बनी है उसमें वो गुण होगा, वो सूक्ष्म होगी। ये उनका तर्क। अब वो उसे महान सिद्ध करने के लिए उनका तर्क क्या है कि अनेकता आयाम से युक्त है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस। अब क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन होने के कारण इसका विभाजन और पुनर्विभाजन भी संभव होता है। किंतु इस प्रकार तो इसमें अनंत विभाजन किया जाएगा। तो जब अनंत विभाजन किया जाएगा, इसका मतलब अनंत रूप होने के कारण इसमें महानता भी। तो महानता और सूक्ष्मता, दो विरोधी गुण एक साथ पाए जा रहे हैं। तो ये दोनों विरोधी गुण एक साथ हैं, इसका मतलब यह भ्रामक है। अब अनेकता के को भ्रामक सिद्ध करने के लिए, असत्य सिद्ध करने के लिए उनका दूसरा तर्क देखिए। वो कहते हैं कि संख्या के दृष्टि से अनेकता को ससीम और असीम दो विरोधी गुण होते हैं। संख्या की दृष्टि से वो ससीम भी है और असीम भी है। ससीम क्यों है? क्योंकि जो अनेकता है वो जितनी है उतनी ही रहेगी, उसकी एक निश्चित संख्या है, और निश्चित संख्या होने के कारण वो ससीम है, वो लिमिटेड है, क्योंकि उसका नंबर फिक्स है। अब असीम क्यों है? क्योंकि इसका विभाजन अनंत तक जा सकता है, इसके विभाजन का कोई अंत नहीं। तो ये असीम है।
लिमिटलेस है। फिर लिमिटेड और लिमिटलेस, दो विरोधी गुण एक साथ आ गए। तो फिर ये कह रहे हैं कि इसका मतलब अनेकता क्या है, वो भ्रामक है, असत है। अब अनेकता को भ्रामक या असत सिद्ध करने के बाद उन्होंने फिर कुठाराघात किया गति पर, क्योंकि परिवर्तन के लिए गति और अनेकता दोनों जरूरी है। अब उन्होंने गति और देश दोनों के विरुद्ध तर्क दिया और उन्होंने कहा कि ना तो गति संभव है और ना ही देश स्पेस का अस्तित्व संभव है। तो मोशन और स्पेस के अगेंस्ट में भी वो तर्क देते हैं, जिससे वो जो प्योरिटी है, जो चेंज है, उसको वो इल्यूजन प्रूफ कर पाए। जीनो कहते हैं कि गति का क्या अर्थ, जब कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तभी गति होती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बात तो संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? उनका तर्क ये है, यदि किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, गति करना है, तो उसे पहले उस पूरी दूरी का आधा दूरी तय करना होगा। उसके बाद जो आधा दूरी हुई, अब वो पूरी दूरी से मान लेते हैं, फिर उसकी आधी दूरी तय करनी होगी, फिर उसकी आधी दूरी तय करनी होगी। ये प्रक्रिया चलती रही और वह व्यक्ति कभी भी आधी दूरी तय नहीं कर पाएगा, क्योंकि तार्किक रूप से आधी दूरी हमेशा विभाजित होती रहेगी। तो जब वो आधी दूरी नहीं तय कर पाएगा तो पूरी दूरी कभी तय कर ही नहीं पाएगा। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन संभव ही नहीं है। तो गति के विरुद्ध उनका एक स्तर ये है। दूसरा उन्होंने तर्क दिया गति को असिद्ध करने के लिए, कछुए और एकलीज के दौड़ का उदाहरण लेते हैं। एकलीज जो है एक यूनान का राजा है, वो बहुत बड़ा योद्धा है। आपने इसका नाम संभवतः सुना होगा। एक कवि है जो होमर, हमने इनकी चर्चा पहले भी की है। तो होमर ने अपने उनका एक काव्य संग्रह है ओडेसी। होमर का एक काव्य संग्रह है ओडेसी। उसमें उन्होंने एकलीज की वीरता की चर्चा की है और वो लिखते हैं, वो वीर तो है ही, लेकिन उससे तेज, उससे बड़ा कोई धावक नहीं। आपने एक मूवी देखी होगी ट्राय। यूनान में एक बड़ा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ट्राय। तो उस युद्ध के संदर्भ में ही होमर ने इसकी चर्चा की। तो यूनान का सबसे तेज धावक एकलीज है और आपको पता है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। वैसे सामान्यतः आप सभी ने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, लेकिन ये संस्कृति सापेक्ष होता है। और जीनो चूंकि यूनान से हैं, वहां पर एकलीज एक बड़ा धावक माना जाता है, तो उससे तुलना उन्होंने की। जीनो का यह कहना है कि यदि एकलीज से कछुए को थोड़े दूरी का माइलेज कर दिया जाए, कि कछुए को थोड़ी दूरी आगे रख दिया जाए और एकलीज को थोड़ी दूरी पीछे, और उन दोनों में दौड़ कराई जाए, तो एकलीज कभी भी जीत नहीं सकता। उनका तर्क सीधा सा है कि कछुआ आगे बढ़ेगा, एकलीज क्योंकि थोड़ा पीछे है, तो एकलीज को पहले वहां पहुंचना होगा जहां पर कछुआ है, तब तक कछुआ थोड़ा आगे पहुंच चुका होगा। फिर एकलीज को वहां पहुंचना होगा जहां कछुआ है, फिर कछुआ थोड़ा आगे पहुंच चुका होगा, फिर एकलीज को वहां पहुंचना होगा जहां कछुआ है। तो इस तरीके से ये दूरी आगे बढ़ती जाएगी और कछुआ हमेशा और हमेशा आगे रहे। तो इस प्रकार का तर्क देकर वो जीनो गति के जो सिद्धांत है उसको खंडित करने की कोशिश करते। एक और उदाहरण लेते हैं गति के विरुद्ध जीनो।
बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है तीर का उदाहरण। जब धनुष से तीर छोड़ा जाता है तो गति करता है। तो इसके लिए उन्होंने इसके विरुद्ध में तर्क दिया। उन्होंने कहा कि धनुष से छूट कर तीर अपने लक्ष्य की तरफ गति करता है, ऐसा हमारा सामान्य विचार है, हमारी सामान्य धारणा है। किंतु जीनो क्या कह रहे हैं कि तीर को मान लो एक बिंदु आ से बिंदु बा तक जाना है, वह उस बीच में गति नहीं करता। वो कहते हैं कि बिंदु आ से बिंदु बा के बीच में अनंत बिंदु हैं, तो तीर इन अनंत बिंदुओं पर किसी न किसी बिंदु पर ही स्थिर रहेगा। जो अनेक बिंदु हैं उसमें किसी न किसी बिंदु पर स्थिर रहेगा, वास्तव में वो गति नहीं कर रहा। वो यहां से और यहां के बीच में जो बिंदु है, अनेक बिंदु है, तो अभी इस बिंदु पे था, फिर अगले बिंदु पर स्थिर है, फिर अगले बिंदु पर स्थिर है, फिर अगले बिंदु पर स्थिर है, फिर अगले बिंदु पर स्थिर। तो मूलतः वह स्थिर ही है, गति नहीं कर रहा। उसमें गति देखना एक भ्रम है। इस तरीके से दो प्रसिद्ध उदाहरण और तर्क के द्वारा जिन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि गति संभव नहीं। इसी प्रकार वो देश स्पेस के विरुद्ध भी तर्क देते हैं। वो कहते हैं जो रिक्त स्थान होता है ना स्पेस की जगह, तो जैनों का कहना है कि जब हम देश के अस्तित्व की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि देश कहाँ रहता है, देश कहाँ पर स्थित। तो फिर हमारा जवाब हो सकता है कि किसी दूसरे देश में स्थित। जैसे मान लीजिए मैं जहां पर बैठा हूं ये एक देश है, ये किस देश में स्थित है, तो एक बड़े देश में स्थित है। वो बड़ा देश कहाँ पे स्थित है, एक बड़े देश में स्थित है। वो कहाँ स्थित है, एक बड़े देश में स्थित। तो इस तरीके से तो अन्य अवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो देश में भी तार्किक समस्या है, और इस प्रकार से वो देश के प्रत्यय को भी एक भ्रामक रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये गति के विरुद्ध तर्क और अनेकता के विरुद्ध तर्क के द्वारा उन्होंने अनेकता को, गति को, परिवर्तन को भ्रम में रूप में रखा और अपने गुरु के सिद्धांत को पुष्ट करने की कोशिश की। अब दरअसल बात यह है कि जो हमारा अनुभव जगत है उसके विरुद्ध इस तरीके के तर्कों के द्वारा बात करना, जो अनुभव हो रहा है उसके विरुद्ध बात करना, इसके कारण बहुत सारे विचारकों ने उनकी आलोचना की है। शुरू से लेकर आधुनिक समय तक उनकी आलोचना की जाती। किंतु एक है वायस स्टाइन, कोई वायस स्ट्रास है। वायस स्ट्रास गणितज्ञ हैं और उन्होंने जीनों के इस अ, गति वाले तर्क को फिर से उस पर उन्होंने इसका समर्थन किया और कुछ लिखा है। और ये समस्या अभी तक उन्होंने दिखाया कि ये अनसुलझी ही है। लेकिन ये तर्क द्वारा ही प्रस्तुत है। शायद ये तर्क से ही प्रस्तुत होने के कारण कुशाग्र बुद्धि का प्रदर्शन है। वास्तविकता ऐसी है कि नहीं है वो एक दूसरे। भारतीय चिंतन परंपरा में शायद इसी वजह से तर्क को अप्रमा के कोटि में रखा जाता है कि तर्क से हम कुछ भी सिद्ध कर सकते। जो हमारे अनुभव के व्यवहार विरुद्ध है वह भी तर्क से सिद्ध है। फिर भी जीनों की कुशाग्र बुद्धि और उसकी तार्किक क्षमता उसे महान व्यक्तित्व बनाती है, न केवल ग्रीक दर्शन में बल्कि पूरे चिंतन परंपरा। आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में अगले ग्रीक दार्शनिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।